हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेईई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज 12th क्लास के एक सॉल्यूशन चैप्टर की अपन बात करने वाले हैं जेईई में। याद रखना, ये वाला जो चैप्टर है बहुत एक तो इजी है और यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला बेस्ड आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम हायर लेवल पर जाएंगे। तो बिना कुछ देरी करे समझते हैं कि सॉल्यूशन सबसे पहले होता क्या है। तो दिमाग में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या आंसर के सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझना, सॉल्यूशन जो टर्म है वो एक दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले लिखते कैसे हैं भाई? सॉल्यूशन, सर सबको पता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ, जैसे मैंने अभी बोला। एक तो होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है यहां पर सॉल्वेंट। अब ये क्या होते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी लगेगा। अगर मैं कोई चीज इसके अंदर ऐसे मिला दूं, ये आपको एक कंटेनर दिख रहा है जिसके अंदर कुछ तो कुछ भरा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल रहा हूं, मान लो मैंने शुगर ही डाला। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये एक छोटा सा मैंने ऐसा बीकर ले लिया है और इसके अंदर मैंने शुगर 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 डाल दिया है। ठीक है, अभी सिर्फ शुगर है। अब मैंने पानी भी डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब इसके अंदर पानी डाल दिया। तो अगर कोई एक ही चीज होती तब मैं उसको सॉल्यूशन नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, दो चीजें मिली हुई हैं और दो चीजें मिलने के बाद यहां पर मैंने जब इसको स्पून से मिलाया तो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर शुगर है भी या नहीं है। मुझे नॉर्मली पानी जैसा दिख रहा है, सिंगल फेज दिख रहा है। ठीक है, सिंगल अगर मुझे फेज दिख रहा है तो मैं बोलूंगा, अब क्योंकि इसमें एक कम अमाउंट की चीज जुड़ी हुई है, दो कंपोनेंट हैं, एक कम अमाउंट का है, तो मैं लिखूंगा यहां पर लेसर अमाउंट। ठीक है, और जो मैंने पानी डाला हुआ है वो क्या है, यहां पर लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट या फिर एक्सेस अमाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और बन क्या रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा है। देख रहा है, वो जीनियस शब्द इस पे भी है। होमोजीनियस मतलब कि एक ही फेस, आप उसको ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका, किसका, ऑयल का। मैंने क्या करा, उसी बीकर में जिसमें पानी डाला हुआ था मैंने यहां पर डाल दिया ऑयल। अब ऑयल डाल दिया तो आप सभी को पता है जो ऑयल है वो ऊपर तैरता है, बिल है कि नहीं। यहां पर जो है आपका ऑयल तैरेगा और नीचे आपका वाटर प्रेजेंट होगा। ऑयल हल्का होता है डेंसिटी के कारण। ठीक है, तो यहां पर आप ना उसका फेस जो है बता सकते हो कि ये ऑयल है और ये आपका क्या हो गया, वाटर है। तो उसको अपन हेट्रोजीनियस बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, ये सब बातें हो गई, तो अब अपन बात करते हैं किसकी, वापस से सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन जो है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, या फिर मैं बोल सकता हूं दो कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। पहला सॉल्यूट, दूसरा होता है यहां पर सॉल्वेंट। याद रखना, ये जो सेकंड वाला वर्ड है ये बहुत आपके काम आने वाला है, तो इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। क्या है अपना सॉल्वेंट? कैसे सर, कैसे आएगा? अपन ने इनकी डेफिनेशन क्या समझी, एक जो है वो छोटू मात्रा में है और एक जो है वो बड़े मात्रा में है। ठीक है, मात्रा मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर लेस अमाउंट में ये है और ये जो हो गया आपका, ये किस में, एक्सेस अमाउंट में है, ये एक्सेस अमाउंट में है। ओके, क्लियर हो गया। अपन ने एग्जांपल किसका लिया, शुगर प्लस वाटर का, तो मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब देखो, क्योंकि जब अपन बात कर रहे हैं सिर्फ दो कंपोनेंट की और दो कंपोनेंट से अपना अगर मिक्सचर बन रहा है तो उसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कब, जब आपके टोटल कंपोनेंट कितने हो, टोटल जो आपके कंपोनेंट हैं वो होते हैं आपके दो। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन। अगर सर तीन कंपोनेंट हो गए तो तीन कैसे हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक ही हो लेकिन आपने नमक भी मिला दिया और आपने चीनी भी मिला दी, तो दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट हो गए तो उसको मैं बोलूंगा टर्नरी। चार हो गए तो क्वाटरनरी। ऐसे ऐसे आपका नाम चलते जाता है।
समझ में आ गया? सर एक ही है तो एक को कैसे सॉल्यूशन बोलोगे? बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्वेंट जो है ये डिसाइड करता है सॉल्यूशन का फेस। ठीक, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनो। अगर मैंने पानी ज्यादा लिया, जो भी चीज ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने क्या करा है, यहां पर H2O ही भरा हुआ है। क्लियर? ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में लिया तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, मजा आया? अब वहीं पे मैंने इसके अंदर डाल दी शुगर, शुगर 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 डाल दिया। ठीक है, तो बताओ जब इसको मिलाओगे तो कौन सा फेस में बनेगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्यूशन किस में बनेगा? लिक्विड में बनेगा। बिल्कुल सही। कि लिक्विड में क्यों बन रहा है? एक और रीजन बताओ इसका। क्योंकि जो आपका एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्वेंट है वही क्या है? लिक्विड फेस का है। तो याद रखना, जो भी फेस सॉलिड सॉल्वेंट का रहेगा वही फेस ज्यादातर किसका रहता है? सॉल्यूशन का रहता है। यहां तक समझ में आ गया? अब एक और चीज ध्यान से सुनना, देखो यहां पर अगर मैं क्या करूं, 50 ग्राम शुगर डाल दूं। ठीक है, 50 ग्राम, चलो 60 कर देते हैं इसको। 60 ग्राम मैंने अगर शुगर डाल दी और यहां पर 40 ml वाटर डाल दिया। अब इसमें से मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ यहां पर सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? तो आप क्या कहोगे? फिर से आप सॉल्यूशन बनाओगे, क्या बन जाएगा आपका? शीरा बन जाएगा, जिसको स्लरी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर स्लरी बन जाएगी। वो किस फेस में बन रही है भाई? वो बन जाएगी आपकी लिक्विड फेस में। तो आप क्या बोलोगे? जो भी लिक्विड फेस में होगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, वो आपका क्या हो जाएगा? मतलब शुगर या फिर वाटर, तो वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है ना? एकदम इजी पीजी। ठीक है, अब एक और चीज आती है, क्या? अगर सर 50% एथेनॉल हो प्लस 50% वाटर हो, अब बताओ कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूट? तो इसमें डिसाइड करना मुश्किल रहता है। ठीक है, बाकी सब अपना इजी है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होते हैं? अब आपका जो सॉल्यूट है वो कोई भी चीज हो सकती है, गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। आपने इस टेबल के बारे में तो पढ़ा ही है। ये वाली आपकी टेबल एनसीईआरटी में बहुत ही बेसिक दी गई है। इससे वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादा। ठीक है, वैसे तो नहीं ही आए हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहुत जगह आपको काम आएगा। जैसे देखो क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? एक तो गैस का सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा आपका लिक्विड का, तीसरा आपका सॉलिड का हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं। अगर आपका जो सॉल्यूट है वो एक गैस है, अगर आपका सॉल्यूट है वो एक गैस है, ठीक है, मतलब ये किस में होगा? इसका अमाउंट कम होगा। तो भैया ऐसे समझे चलो, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं ना अपन अभी, तो इसको ऐसे लिख लो कि कम अमाउंट, कम अमाउंट, और ये क्या है आपके? ज्यादा अमाउंट में। सॉल्वेंट मतलब ज्यादा अमाउंट। ठीक है, अब समझते हैं। अगर आपकी गैस जो है वो कम अमाउंट में, मतलब सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट में मिलाई गई है जो खुद एक गैस है, तो क्या बनेगा आपका? मिक्सचर ऑफ O2 प्लस N2 बन जाएगा। ये इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि एयर की बात कर लो, एयर में N2 भी मिल रही है और वहां पे ऑक्सीजन तो है ही है ना, तो दोनों मिल रहे हैं। एक सॉल्यूट है, एक आपका क्या है? सॉल्वेंट है, वो मिल रहे हैं, तो सॉल्यूशन बना रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन, जिसको अपन एयर बोल देते हैं। क्लियर? चलिए, लिक्विड आपका सॉल्यूट हो कम अमाउंट में और ज्यादा आपकी गैस हो, तो उसका एग्जांपल कौन सा है? क्लोरोफॉर्म मिक्स विद N2। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक लिक्विड हो गया और N2 गैस के साथ वो मिल रहा है। अब सॉलिड आपका सॉल्यूट हो और गैस आपका ये हो, क्या हो? सॉल्वेंट हो, तो मतलब क्या है? कैम्फर इन N2, कैम्फर इन N2। देखो यहां पर क्या है? सॉल्यूट जो है आपका सॉलिड है, कैम्फर है, किसके अंदर है? N2 के अंदर है। क्लियर? चलो अब इसकी बात करो, ज्यादातर अपन इसकी ही बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, लिक्विड सॉल्यूशन की। ठीक है, सुनो, गैस और आपका क्या हो? सॉल्यूट हो, मतलब कम अमाउंट में, और लिक्विड आपका किस में हो? ज्यादा अमाउंट में हो। जैसे कि O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये कहां से आ गया? O2 कैसे डिसॉल्व होगा? O2 तो सर गैस है। अरे भाई हम सभी तो जानते हैं ना, समुंदर बह रहा है या फिर सीधा भी है, उसके अंदर कुछ कुछ तो ऐसे मछलियां भी हैं, है कि नहीं? ऐसी बनाते थे हम तो मछलियां, अब उसके अंदर रह रही हैं। कैसे रह पा रही हैं? अगर आप बोल रहे हो कि गैस जो है वो डिसॉल्व ही नहीं होती है, ठीक है, तो फिर ये जो आपकी जो मछलियां घूम रही हैं या फिर और भी चीजें जो घूम रही हैं, O2 कैसे ले रहे हैं? ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं?
मतलब ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो डिसॉल्व होता है वाटर में, ठीक है ना। तो यही आपका एक एग्जाम्पल है, जितने भी एक्वाटिक लाइफ है वो इसके कारण ही पॉसिबल है। चलो, लिक्विड इन लिक्विड, आहा ये देखो, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। हम तो अच्छे बच्चे हैं तो हम क्या समझते हैं, रसना डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, ये सब चीजें। चलो, सॉलिड और लिक्विड, ग्लूकोज डाल दिया मैंने, शुगर डाल दी मैंने, सॉल्ट डाल दी मैंने पानी के अंदर, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब सॉलिड सॉल्यूशन में गैस सॉलिड मतलब कि H2 इन पैलेडियम, याद रखना ये वाला आपको ऑर्गेनिक में आने वाला है काम। उसमें करते क्या है, देखो बहुत बड़ा एक मेटल रहेगा, इसमें ही लिखते हैं ऐसा मेटल, ठीक है, मेटल रहेगा, इसके ऊपर H2 गैस को डिसॉल्व क्या करा जाता है, एडसॉर्ब करा जाता है, डिसॉल्व नहीं, पकड़ के रखता है, वो पकड़ के रखता है, याद रखना ये वाला आपको काम आएगा, है ना। ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है, कौन सा, पैलेडियम, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली याद रखो। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड छोटा सॉलिड ज्यादा, अमलगम ऑफ Hg विथ Na, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड Cu डिसॉल्व इन Ag, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, या फिर गोल्ड की भी बात कर सकते हो, जब आपको ज्वेलरी बनानी रहती है तो सॉलिड और सॉलिड को ही तो मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब की सब बात हुई किसकी, सॉल्यूशन की। ये क्या था आपका, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, क्लियर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, सॉल्यूशन है क्या भाई। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, क्लियर है। सॉल्यूट छोटा है वर्ड तो उसमें क्या होगा, अमाउंट भी कम होगा। सॉल्वेंट बड़ा है वर्ड तो उसमें क्या होगा, अमाउंट भी ज्यादा होगा किसी भी चीज का, ठीक है। पानी ज्यादा ले लिया, ये सब, ठीक है ना, क्लियर है। याद, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी, सॉल्वेंट जो है वो डिसाइड करता है फेस ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है ना, ठीक। देखो अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है इस चैप्टर में, कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इतना लिखो, बेसिक सा है, फिर आगे चलते हैं। चलो, अब सॉल्वेंट सॉल्यूट तो है, वो है छोटी छोटी सी चीजें, बहुत इजी है, एकदम बेसिक सी चीज थी, ठीक। अब आपकी मेजर चीजें आ रही हैं, जिससे फॉर्मूले से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं या तो बनने मिलेंगे या तो आपको डिकोडिंग सीखोगे। अब डिकोडिंग में क्यों कह रहा हूं, अभी समझ में आएगा। देखो, पहला कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन मतलब कि बताता है कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा है। अब अगर आपको लिखा आ गया कभी भी कि बताओ 5% NaOH वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वेट क्या होता है, तो इसको डिकोड कैसे करोगे भाई, ठीक है। तो यही सब चीजें तो हमको सीखनी है। तो देखो, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज से आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मास। मास मतलब देखो, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, देखो क्या होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना, ध्यान से देखो, मास परसेंटेज को अपन डिनोट करते हैं W बाय W परसेंटेज से, दोनों ही मास है, ठीक, इज इक्वल टू। अब चलो इसको डिकोड करते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ ये क्या होगा। देखो 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट होगा, क्योंकि परसेंटेज लिखा है तो प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ NaOH के अंदर, या फिर NaOH सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कितना ग्राम है, 5 ग्राम NaOH जो है वो 100 ग्राम NaOH के सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो ये तो सब सेम ही है, ये तो सेम ही, याद रखना ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो अब समझते हैं इसको कैसे निकाला होगा। वेट बाय वेट परसेंटेज है तो मास ऑफ कंपोनेंट कितना दिया है, 5 दिया है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, 100 है, इंटू 100 से कर दोगे तो कितना आ रहा है भाई, 5% ही तो आ रहा है। तो यही तो क्या है, आपको ऐसे ही तो सीखना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, याद रखना बहुत ईजी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब किसी ने लिख दिया कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ, ऐसा कि कैलकुलेट मास परसेंटेज, मास परसेंटेज अगर नहीं लिखेगा तो वो लिखेगा वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ x ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, इन इतने ml ऑफ, इन यहां पर आपको लिख के दे देगा वो, इन इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे। तब क्या करना है आपको, x ग्राम दिया हुआ है तो x रखोगे, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ का सॉल्यूशन रखोगे, सॉल्यूशन का टोटल मास इनटू 100 करोगे तो क्या जाएगा आपका, वेट बाय वेट परसेंटेज आएगा।
ये सारी की सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं, फॉर्मूले बेस्ड होती हैं, ठीक है। इससे कहां पे काम आएगा ये अपन को, अगर मैं ज्वेलरी बना रहा हूं, ठीक है, मैंने कितने ग्राम सोना डाला हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, तो मैं इससे निकाल सकता हूं, मुझे परसेंटेज मिल जाएगा ना। परसेंटेज में ही तो बात करते होगे, ऐसा थोड़ी बोलते हो कि मैंने 56 ग्राम सोना डाला था उसके अंदर, ऐसा नहीं ना। परसेंटेज में बोलते हो कि 56% यहां पर गोल्ड प्रेजेंट है ना। तो सॉल्यूशन के टर्म में कंसंट्रेशन ऐसे बताते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, मास ऑफ कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन, कितना डाला हुआ है, डिवाइड बाय कितना सॉल्यूशन है मास का वो, इनटू 100 करोगे तो आपको ये मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ एक चीज और, अरे अरे कहां जा रहे हो, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट। बताओ, अगर मैं पत्थर को ठीक है, सॉलिड है ना, अगर मैं किसी भी मास वाली चीज को यहां पे आग से जलाता हूं तो क्या वो एवापोरेट हो जाता है, नहीं होता। क्या वो बह जाता है, नहीं बहता, ठीक है। तो क्या वहां पर टेम्परेचर को इफेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है ये स्पीसीज, ठीक है। तो याद रखना, मास परसेंटेज जो होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं मास परसेंटेज, वो क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है ना, ऐसे समझना है, ठीक। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सर इसकी कोई यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मास अपॉन मास ही तो है, ठीक है, यूनिट लेस होता है सब। क्लियर है, चलो आगे जाओ, आगे बात करते हैं। आगे है अपना नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज, ये बहुत काम आता है, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सिंपल सी चीज है, सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया 0.9% NaCl सॉल्यूशन, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ये कहां लगता है, कोई मुझे बताएगा क्या, कोई मुझे बताएगा ये कहां लगता है। बिल्कुल सही, जब आपको बॉटल लगती है सलाइन, है कि नहीं, तब आपको ये परसेंटेज देखने को मिलता है पीछे। अब खुद को तो बॉटल लग रही तो खुद तो देख नहीं सकते, सिंपल सी बात है, सामने वाला देखता है, ऐसा परसेंटेज होता है। क्यों, क्योंकि ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक क्या होता है वो आगे समझेंगे, ठीक है। ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब हम कैसे समझें, ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि 0.9, देखो यहां पर क्या होगा, ml ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ H2O के अंदर। ऐसे अगर ये VYV लिखा है तो, ठीक है, वैसे तो वहां पर सलाइन में आपको मिलेगा WYV, ज्यादातर वहीं पे ये काउंट होता है, वो अपन आगे समझने वाले, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 0.9 VYV वॉल्यूम परसेंटेज एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो आपका मतलब ये है कि भैया इतना परसेंट जो है, इतना ml NaCl प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ml ऑफ H2O के अंदर। याद रखना ml में ही बात होगी, ठीक है, 100 में ही बात होगी, ठीक है, लीटर में बात नहीं हो रही, 100 में बात हो रही है, ठीक है, परसेंटेज है। तो आप ध्यान रखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को VYV से लिखा जाता है या फिर वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिसका आपको निकालना है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से करना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई यहां एक काम कर, 5%, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेरे लिए एथेनॉल बना दे, एथेनॉल बना दे, एथेनॉल का सॉल्यूशन वो भी एक्वस वाला लेके आ जा, तो क्या करेगा सामने वाला बताओ, वो सिंपल सा क्या करेगा ना, मस्त उठाएगा 5 ml एथेनॉल, जिसको आप जो भी आपको समझना हो कि मदिरा अदीरा जो भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है, 5 ml एथेनॉल वो डालेगा किसमें, 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, और बस फिर ऐसे, ठीक है। तो मजे से समझो ना, ऐसे समझेंगे हम, ठीक है। तो डिकोडिंग ऐसे होती है, ऐसे आपको डिकोड करना पड़ेगा, बहुत जगह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। क्या यहां पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आ गया, पानी उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा हैशटैग नहीं स्टार बनाऊंगा, इज इक्वल टू टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पानी है ना, पानी तो उड़ जाएगा ना, बिल्कुल भाप बन जाएगा वो तो पूरा। वॉल्यूम की बात हो रही है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। यूनिट होगी? बेशक नहीं होगी। क्लियर? चलिए आगे आगे चलते हैं। बात करेंगे अपन यहां पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब थोड़ा सा वापस से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ऐसे नहीं इधर इधर। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है वही फिर 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, एक्वस NaCl, जिसको अपन सलाइन बोलते हैं, या फिर किसी को तो ग्लूकोज चढ़ा ही होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल लिया होगा भाई आपने, है कि नहीं? तो यहां पे क्या होता है 5% डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस कुछ नहीं, सो आपका ग्लूकोज ही है। डेक्सट्रोस का सॉल्यूशन चढ़ा होगा, क्या आपका वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह है कि आपका जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, 0.9 ग्राम NaCl है। अगर सलाइन की बात करूं तो सलाइन, जरा डिकोड करेंगे, सलाइन मतलब 0.9 ग्राम ऑफ क्या होगा, NaCl होगा। टोटल सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारा, सर वाटर होगा, तो 100 ml ऑफ वाटर होगा इनटू 100, यहां पर ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे आपको डिकोड करना है। ठीक है, अब देखो, इसलिए मैं यहां पे फॉर्मूले आपको बता नहीं रहा हूं, आपको फॉर्मूले भी दिख रहे हैं और आपको अब पता है अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो ग्राम बाय ml करना, इनटू 100 कर दो। ठीक है, अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ml अपॉन टोटल ml करना, इनटू 100 कर दो। वेट बाय वेट है तो वेट अपॉन टोटल वेट करना, इनटू 100 कर दो। सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की बात चल रही है हर चीज में, ठीक है ना, वेट डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो ये सलाइन की हो गई। अगर डेक्सट्रोज का आ गया, ग्लूकोज का आ गया, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज को ग्लू लिखें, इज इक्वल टू 5 ग्राम ग्लूकोज डिवाइड बाय 100 ml ऑफ पानी इंटू 100, ये ग्लूकोज चढ़ गया। ठीक है, तो याद रखना बहुत अच्छे से कि ये भी टेम्परेचर एक तो डिपेंडेंट होता है, ऊपर ये कहां पे यूज होगा आपको, फार्मेसीज में, मेडिसिन में, ये सब चीजों को, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है क्या, वेट बाय वॉल्यूम को। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट बहुत कम लगता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मैंने अभी बोला बिल्कुल सही, ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा। क्यों? पानी है ना नीचे, उड़ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ जाए। क्या यूनिट होगी, परसेंटेज लिखा हुआ है, लगाना हो तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, ग्राम अपॉन ml। ठीक है, ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होगा किसका, वेट बाय वेट का। इजी था। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे चलेंगे। अब समझते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये तो अभी देखा था हमने, ये वाला, ये देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। ये थोड़ा अलग है। ठीक है, पहले आप किस में देख रहे थे, 100 में देख रहे थे। ठीक है, अब किसी ने ये बोल दिया कि मैंने ना ये जो है नमक का टुकड़ा, ठीक, क्यूब मैंने लिया और मैंने फेंक दिया किसके अंदर, एक स्विमिंग पूल के अंदर। या फिर मैंने ये बोल रहा हूं आपसे कि बताओ कि ये एक सी है, सी मतलब देखने वाला नहीं, सी समुंदर है, उसके अंदर कितना परसेंटेज होगा किसका, आपके सॉल्ट का। तो कैसे निकालेंगे, तो उसको अपन निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन से। क्लियर है ना, मतलब जब बड़ा चीज के अंदर बड़े सॉल्वेंट हो ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अपन उसको पार्ट्स पर मिलियन से निकालते हैं। ठीक है, आप सभी ये जानते हैं कि अगर अपन को पॉल्यूशन के बारे में भी निकालना है तो पॉल्यूशन तो पूरे एयर में है ना, ठीक है, तो वो भी बड़े मात्रा में निकाली जाती है, तो उसको अपन ppm से थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। चलो समझो, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस अमाउंट, ट्रेस मतलब कि छोटा सा अमाउंट। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेंगे छोटा सा, मोटा सा, स्मॉल अमाउंट। ठीक, इट इज
कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन और कहां पर है, मिलियंस में है। एंड इट इज डिफाइंड एज, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ppm, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू यहां पर आपका क्या होगा 1000। क्लियर हो गया? याद रखना ये मिलियंस है, मिलियंस है तो यहां पर मिलियन से ही इंटू होता है, यहां पे 100 नहीं होगा। यहां पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 10 की पावर 6, या फिर इसको आप 10 की पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 100 की पावर 3। क्लियर है? याद रखना मिलियन से इंटू होता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो अपन उसको ऐसे निकालते हैं। मैंने आपको एग्जांपल कह दिया कि एक समंदर के अंदर नमक का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो वो ppm में निकलता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये थे आपके ये सब चीजें। अब आपको आगे आएगा मोल फ्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अपन ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, इनको इतना लिखो जब तक। चलिए अब आता है आपका एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से बहुत आपका जो चैप्टर है लगभग स्टार्ट कर रहे हैं, सो बूम करेगा। ठीक है, समझ में आएगा आपको सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं दोनों को। ठीक है, चलो अब समझो। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ही है लगभग। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैंने एक बीकर लेके रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका एक बीकर है, ठीक है, बीकर पतीला गंजी जो आपको लेना है वो ले लो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक ए डाला हुआ है और यहां से मैंने बी डाला हुआ है। ठीक है, ए प्लस बी का यहां पर सॉल्यूशन बन गया, बन गया। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे ये बताओ। ठीक है, ए के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे ये बताओ। तो आप किससे निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से, मोल फ्रैक्शन वाले। मोल फ्रैक्शन को जो आपको डिनोट करा जाता है किससे, चाई से। कई लोग इसको काई बोलते हैं, इसको चाई बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चाई, चाय मत पढ़ देना, ये चाई होता है। ठीक है, अब देखो, अब जिस भी कंपोनेंट को आपका निकालना है उसको अपन लिखते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो, अगर मुझे ए का निकालना है मोल तो मैं लिखूंगा चाई और नीचे लिखूंगा ए, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल कौन कौन है, ए और बी है। सी होता तो सी भी लिखते प्लस करके। ध्यान सुनो, ये हो जाएगा आपका Na प्लस Nb। क्लियर है? अब अगर आपको निकालना है चाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट Nb। यहां तक क्लियर है? समझ में आया क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन में आप किसी भी नंबर क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ये लिखा हुआ है। नंबर ऑफ नहीं लिखना, मत लिखो, तो यहां पे इसको अपन लिख के समझेंगे मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे समझो। अब अगर मैं क्या करूं ना, अगर देखो, अगर मैं चाहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताओ, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो आप क्या करोगे, बाइनरी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बन के रखता है, ए प्लस बी से, तो दोनों के मोल को प्लस करो, चाई को, तो चाई ए प्लस चाई बी। देखो क्या आता है, ये आएगा आपके पास मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, दोनों को जब मैं प्लस करता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 1। तो याद रखना, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हमेशा आपका चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1 ही होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां से आपका आगे जो है आपको लगेगा, आगे ये वाला फॉर्मूला जो है आपको हर जगह लग सकता है, याद रखना ये बात। ठीक है, इसकी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, मोल्स अपॉन मोल्स ही है, तो ये होता है आपका यूनिटलेस, यूनिटलेस होगा ये। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, अब फिर से सुन लो एक बार। अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर टोटल दो कंपोनेंट होते हैं, एक ए और बी। ठीक है, अब अगर मैं उसके
मोल फ्रैक्शन को ऐड करता हूं, सम करता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे 1 मिलता है। क्यों, इसको कर लो, Na/Nb डिवाइड बाय Na/Nb कट जाएंगे, दोनों 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे दिखता है। अब इसको फॉर्मूले को अपन थोड़ा और खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। क्या याद रखना, पहला चैप्टर 11th क्लास का मैंने मोल बताए थे। मोल होता क्या था भाई, मोल पता है ना, मोल इज इक्वल टू होता है अपना गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा W/M। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, चाई ए को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, W/M डिवाइड बाय W/M प्लस W/M। अब सर कौन सा W किसका है, ए का है कि बी का है? तो भाई देखो, ए को अपन ज्यादातर क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, याद रखना, ए जो है हमारा ज्यादातर आपको एनसीईआरटी में सॉल्वेंट मिलेगा, और आपकी मर्जी है जो आपको लेना है, सपोज ही तो करना है। बी इज इक्वल टू आप अपना सॉल्यूट लेते हैं। ठीक है, तो ये आप किसके निकाल रहे हो, अगर ए का निकाल रहे हो तो WA/MA, तो ये हो जाएगा ए, और ये बी, और ये बी, तो ये क्या है, ABW। WA है आपका गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। WB क्या हो गया आपका, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपका ये ऐसे निकल जाएगा। सेम विथ क्या हो जाएगा, चाई भी हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन भी आता है, इसका आगे रिलेशन भी होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ें। ठीक है ना? अब इसका यूनिट तो होता ही नहीं है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। क्लियर, इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अभी अपन आगे चलते हैं किसके, मोलैरिटी और मोलरिटी के ऊपर। अब मोलरिटी तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। क्या अपन ने जब से स्टार्ट किया है मोलरिटी है ही है। क्या है, बस यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है सॉल्यूशन में। होता क्या है, आप सभी को अभी तो पता है, मोलरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर हो या फिर 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो, दोनों एक ही बात हुए। ठीक है, तो ये होता है आपका मोलरिटी। आप थोड़ा सा समझते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं मोलरिटी जैसा वर्ड, तो देखो मोलरिटी को शो करा जाता है कैपिटल M से। ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट को अपन B से शो कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में है तो ठीक है, अगर नहीं है भैया तो क्या करोगे, ml में अगर दिया हुआ है तो इनटू आपको 10⁻³ से करना पड़ेगा, मतलब 1000 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और खोल लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, देखो मोल्स को कैसे खोल सकते हैं सर, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ml में अगर है, ठीक है, तो इनटू अपन 1000 से कर देंगे। सही है यहां पर? ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी मोलैरिटी होती है। याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपको 3 ही चीज से पूछे जाते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, और आपका वो मोल फ्रैक्शन हो गया। ये सारे के सारे जो हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। ठीक है, तो इसको ना कहीं पर भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, M क्या होता है, M होता है मोलैरिटी, वापस से बोल रहा हूं। ठीक है, और NB क्या है हमारा, NB है यहां पर हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, फिर भी लिख लो, ये होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, और अब बाकी का WB और MB लिखना जरूरी है क्या, फिर भी लिख ही लो भाई। ठीक है, मिस नहीं करो। ठीक है, ये हो गया आपका गिवन वेट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, और MB हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब निकालने को कैसे आता है, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, इजी तरीका नहीं, इजी क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो ऐसे आएगा, 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 40 ग्राम ऑफ, क्या है आपका, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। यहां पे आ जाएगा कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, इतने इजी नहीं आएगा, लेकिन कैसे चीजें पुट करना है वो समझो। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं आपके मल्टीपल चॉइस में, ऐसे टिक करो, आगे बढ़ो।
ठीक है, तो क्या गिवन है अपन को, क्या चाहिए, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो दिख रहा है, ठीक, लेकिन मोल्स नहीं दिख रहा है, तो मगर मोल्स निकालना तो हमें आता है। कैसे निकालते हैं सर, देखो मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन वेट करोगे ना, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करोगे, और गिवन वेट तो हमें दे के रखा है 4 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, ये देखो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, बहुत बार कर चुके हो। ये हो गया आपका कितना 23, ठीक है, ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 17, तो टोटल कितने हो गए आपके 40, तो ये हो जाएगा 40। ये कितना आ गया 1/10 आ गया सर, ओके, ये आ गया आपके मोल्स। पुट कर दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/10 मोल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 40 ग्राम, 40 ml होगा, ये ग्राम में अगर हो गया तो कहीं और पहुंच जाओगे, मोलैरिटी नहीं होगी वो, ठीक है। 40 ml है ये, तो इंटू 1000 से कर दो ऊपर, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 बच गया, एक हीरो, तो 10 डिवाइड बाय 4 हो गया, ठीक है। तो आप जिसको कैलकुलेट कर लोगे 2.5 का डी बनाएगा, तो वो हो जाएगी आपकी मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे निकालोगे। अब वेट बाय वॉल्यूम अगर पूछता तो ये वेट है, डिवाइड बाय वॉल्यूम है, तो आप वो भी निकाल सकते थे, परसेंटेज निकल के आ जाता वहां पे, ठीक है। तो कितना आता आपका यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, तब आप 1/10 मतलब कि 10% आ जाता हो, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो ना। तो ऐसे ही तो आपको पुट करना है, ऐसी तो चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो अब इसकी यूनिट की बात करो, क्या ये यूनिट लेस होगा, अगर यूनिट लेस बोल जाए तो बहुत गलत बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मोलैरिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल्स लीटर, सॉल्यूशन लीटर, नीचे है तो इनवर्स, इनवर्स नहीं लगाना तो क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, इजी पीजी, ठीक। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, बताओ, वॉल्यूम है, आग ही लगाएंगे उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ये हो गया आपका डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। आप लोग सोच रहे हो आग ही क्या होता है, हमारे साइड आग को आग ही बोलते हैं, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो ये होती है आपकी मोलैरिटी, रिटी आर वाला, ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई है मोलैरिटी आर, है ना, ठीक है, क्लियर। तो जब याद रखना, अगर मोलैरिटी की बात चल रही होगी तो वॉल्यूम की बात होगी। अब इसका ही छोटू सा भाई आता है एक, जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी को शो करा जाता है स्मॉल m से, ठीक है। वो क्या होता है, सेम मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, अब याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब A, अगर केजी में है तो ठीक है, नहीं है अगर ये ग्राम में है तो यहां पर 10⁻³ होगा। देखना यहां बहुत अच्छा खेल है भाई, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, पीछे सॉल्यूशन था, पीछे सॉल्यूशन था, है ना। तो यहां पर खेल अलग हो जाता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूं बार बार, बहुत जगह फंस जाते हैं ऐसे में, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन फंस जाते हो। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे, मतलब तो ये क्या हो जाएगा, देखो मोलैरिटी को मैं इसको मोल्स को क्या लिखूंगा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू WA, मतलब आपका ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻³। अब यहां पर चीजें लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज जाओगे, वहां पर तो सब चीजें क्लियर था, ठीक है। तो WB क्या है हमारा, WB है हमारा मास ऑफ, क्या है ये, सॉल्यूट, ठीक है। M और B क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिखना है तो B लिख लेना, सॉल्यूट B, ठीक है। और WA है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और कुछ बच गया क्या, आप 1000 को क्या ही लिखेंगे, क्लियर है। और स्मॉल m, छोटू सा m क्या है हमारा, मोलैलिटी है ये, MOLALITY। कई सॉल्यूशन में आपको मोलल लिखा आएगा, 5% मोलल सॉल्यूशन, 5% मोलर सॉल्यूशन, लल और लर में, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। चलो अब यूनिट की बात करो, इसकी यूनिट की बात करते हैं।
यूनिट इसकी क्या होगी बताएगा कोई? सर सेम होगी, सेम होगी, हाँ सेम होगी, एक तो सेम होगी, ये हो जाएगा मोल पर लीटर नहीं होगा, अब केजी इनवर्स हो जाएगा, केजी इनवर्स, या फिर मोल डिवाइड बाय केजी। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल ये होगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, मगर उसके सामने इन लगाएंगे तो इंडिपेंडेंट। हाँ फंस गए क्या? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों हो रहा है इंडिपेंडेंट? नीचे क्या है? केजी है, मास थोड़ी उड़ जाएगा, मास नहीं उड़ता, पानी उड़ता है, ठीक है याद रखना। अगर आप पत्थर डाल देते हो पानी के अंदर, पत्थर थोड़ी उड़ता है, भले पूरा पानी उड़ जाए, पत्थर रह जाएगा एवापोरेशन के बाद, ठीक है। वरना ऐसा अगर होता तो जिस पतीले में आप उसको उबाल रहे हो तो पतीला भी उड़ जाता, कुछ नहीं बचता ठीक है, तो याद रखना मास नहीं उड़ता तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा ये। अगर इजी थोड़ा सा बनाना चाहा तो ये ऐसी चीजें पूछ लेते हैं वो। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, मजा आएगा। देखो, क्या अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, ठीक, ध्यान से सुनो, अगर मैंने सॉल्यूशन बनाया और वो ग्राम ग्राम वाला सॉल्यूशन है, मास परसेंटेज जैसे समझना, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जो टोटल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, W सॉल्यूशन ऐसे लिखूं, उसके अंदर क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट भी होगा प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, होगा होगा होगा, सही है, होगा ना, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो WS अपन सॉल्यूट को क्या लिखते हैं? WA प्लस WB, ठीक। मैं मान के चल रहा हूं कि 100% क्या बन रहा है आपका? सॉल्यूशन बन रहा है, तो वेट कितना हो गया आपका? 100 हो गया। सी है, यहां पे एकदम धीमे धीमे चल रहे हैं अपन, है ना। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को सॉल्यूट के टर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? तब ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, क्या मैं सॉल्वेंट को ऐसे लिख सकता हूं? देखो, 100 माइनस WB, ग्राम में है तो ठीक है, 10⁻³ कर देंगे, केजी में है तो नहीं करेंगे। क्या ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो याद रखना, दोनों टर्म में लिख सकते हो। अब अगर आपको उसने दे के रखा हुआ है कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट नहीं है, तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे। अगर आपको ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है, अलग पेन से कर लेते हैं, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपका कितना है, 90 ग्राम ऑफ शुगर, 90 ग्राम ऑफ शुगर is present in 200 gram of solution, then calculate molality। तब क्या करोगे बताओ, यहां पर बताओ, अब निकालो मोलैलिटी। चलो निकाल लेते हैं। मोलैलिटी कैसे निकलेगी? स्मॉल m, यहां पर आपको गिवन वेट देके रखा है तो 90 ग्राम, तो ये हो गया, डिवाइड बाय शुगर है, चलो अपन उसको मान लेते हैं ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास C6H12O6, ठीक है, यही होगा। तो C6H12O6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको तो अपन निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा, तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस यहां पर इसका कितना होगा, 16 इंटू 6, ठीक है, 16 इंटू 6 कर लेना, 96 आ जाएगा ये, यही होगा, इतनी आएगा ना 96। तो फिर इसको प्लस करके तो अपन निकाल लेंगे, लगभग 180 के करीब आएगा ये हो जाएगा आपके पास 84, हाँ 180 आएगा। देखो, तो ये हो जाएगा 180, तो ये तो मोल्स आ गए, ठीक। अब इनटू हमें क्या करना है भाई? सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो कहां है? वेट ऑफ सॉल्वेंट तो है ही नहीं। तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसने हमें 200 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है,
ठीक है, तो याद रखना जो आपका सॉल्यूशन बनता है हमेशा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बनता है। और ये देखे रखा है मुझे 200 ग्राम, तो मुझे चाहिए क्या है, सॉल्वेंट चाहिए है। तो यहां मैं क्या करूंगा, सॉल्वेंट निकालने के लिए 200 में से कितना 90 माइनस कर दूंगा, कितना जाएगा, तो सॉल्वेंट का जो वेट है वो क्या जाएगा 110, यही आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या रखोगे 110 रखोगे। ठीक है, तो ये जो 200 है ये चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है चेंज नहीं होगा, ये हो सकता है चेंज, क्योंकि अगर आपने 100 में से -90 कर दिया तो 10 बचेगा, लेकिन सॉल्यूशन तो आपका 200 का है, तब गलत हो जाएगा ना आपका। तो याद रखना ये जो चीज है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आप ऐसे निकालोगे। बस मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि अगर सॉल्वेंट नहीं है तो क्या करोगे, तब आप ऐसे निकालोगे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसको लिखो, इतना आगे कुछ रह गया तो फिर मैं आपको बताता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, फॉर्मूले जो अपन ने अभी तक पढ़े हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है। मेजर ये हैं, ठीक है, मेजर ये वाले फॉर्मूलेज हैं, तो इनको बिल्कुल मत भूलना। बाकी इनमें से अगर परसेंटेज में से आपको एक भी याद हो गया तो बाकी के सब हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर साइड हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इतनी देर तो लगेगी नहीं, ले लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब रिलेशन की बात करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना इसका रिलेशन। आप सभी को पता है मोलैरिटी में क्या होता है और मोलैरिटी में क्या होता है, एक में केजी है और एक में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये होता है कैपिटल M इज इक्वल टू MD डिवाइड बाय 1 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000। क्लियर है, ठीक है। यहां पर एक और M आएगा, इसको ना भूलें, MMB से याद रखना। क्लियर, ठीक है। अब इसमें चीजें क्या क्या है तो ये समझ लो। कैपिटल M मतलब है आपका मोलैरिटी, ठीक है। ये दो स्मॉल m आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपके, इसके छोटे भाई मोलैलिटी, ठीक है। और आपका ये MB क्या है, MB है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ठीक है। 1000 क्या है, 1000 है। D क्या है, D है डेंसिटी। अब इसको डिराइव कैसे करा गया, ये एक बार बस मैं आपको छोटे छोटा सा बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इनटू 1000, ठीक है। सेम मोलैलिटी क्या होता है, देखो सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां पर होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000 अगर ग्राम में है तो, ठीक। और डेंसिटी से रिलेशन बनता है ये पूरा। डेंसिटी होता है आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों की चीज तो आ गई। इसका देखो, इसका मास आ गया मोलैरिटी का, इसका वॉल्यूम आ गया। यहां से मोलैरिटी से वॉल्यूम की टर्म को पकड़ा जाता है, यहां से वेट को पकड़ा जाता है, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखो सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड करा जाता है V के साथ। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आपको निकलता है। वैसे आपको इतना डेप्थ में घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। अब कई जगह पे आपको कैसे मिलेगा, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो 1000 भी आपको मिलेगा, ठीक है। 1000 ऊपर हो जाएगा, 1000 इधर, बस, और कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसका एक रिलेशन होता है। अब और भी रिलेशन है, एक रिलेशन होता है आपका वेट बाय वेट, मतलब मास परसेंटेज के बीच में। तो मास परसेंटेज, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, W/W परसेंटेज, इसको अपन शो करेंगे X से, ठीक है। चलो अब मोलैरिटी पता है आप सभी को, मोलैरिटी को शो करते हैं M से। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू 10XD डिवाइड बाय MB। सेम सारी की सारी चीजें, कुछ भी नहीं बदला। MB क्या है, MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है, MB है।
ठीक है, डी क्या है, फिर से अगेन वही तो है अपना काम, डेंसिटी, और बाकी का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस रिलेशन को मत भूल जाना, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं। एक बहुत ज्यादातर बेसिक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आता है नाइट्रिक एसिड से, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप देखना एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं है लेकिन शायद 16% नाइट्रिक एसिड वाला जो क्वेश्चन है ना वो यहां पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 16% नाइट्रिक एसिड ये है, उसकी डेंसिटी ये है, तो 16% है क्या, वो वेट बाय वेट एक्स है वो, तो एक्स का इंटू सीधे हो जाता है और आपको नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर बेस मिल जाता है, आपकी मोलरिटी तैयार। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे रिलेशन पूछे जाते हैं। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, डिराइव आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, मोलरिटी के फॉर्मूले में आपको बस उसको कन्वर्ट करना है डेंसिटी के फॉर्म में। क्लियर, चलो अब एक और फॉर रिलेशन छोटू सा, मोल फ्रैक्शन, मतलब कि चाई, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन चाई है ये, एक्स मत समझना, चाई है ये। ठीक है, और एम क्या है आपका, ये छोटा वाला एम है, छोटू सा छोटा एम है आपका मोलैलिटी। ठीक है, इसकी पूंछ निकाल लेते हैं, ऐसी मोलैलिटी है ये। चलो इसका आप जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो होता है आपका चाई बी डिवाइड बाय चाई ए इंटू 1000 डिवाइड बाय छोटू वाला एम, ये रिलेशन होता है, इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये जो एम है ना, ये एम इधर नहीं होगा भाई, इधर होगा ये एम। ठीक है, वरना एक ही साथ थोड़ी बैठ जाएंगे वो, है ना। तो यहां पर आपका क्या होगा, मोलैलिटी में क्या लगता है बताओ अच्छे से, बताओ मोलैलिटी में किसका वेट लगता है, सॉल्यूट का लगता है। तो बस यहां पर खेल जो है वो सॉल्यूट का है, WA ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पे लिख देता हूं मैं MA है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, हाँ, चाई भी क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल। चाई ए क्या है, सेम है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 1000 क्या है, 1000। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है, वैसे तो इससे कम क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ये रिलेशन लगता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है वापस से सुन लो, इससे आया हुआ है और उसके बाद इससे आया हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो इनको कृपया करके ना भूलें क्योंकि अपन इसको आगे यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर है, इन रिलेशन को लिखो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लो या फिर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो कंसंट्रेशन टर्म से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप बहुत इजीली बना सकते हो। अब अपन स्टार्ट करते हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेपर प्रेशर। ठीक है, अब वेपर प्रेशर होता क्या है उसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। ध्यान से देखना, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल राइजेस, इट बिकम लाइटर and occupy surface of the liquid. This process is known as evaporation. The molecule which can be seen on the liquid surface are called vapor. ठीक है, वेपर क्या होते हैं, चलो अब अपन अपने हिसाब से समझते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, जिसके अंदर ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ओके, ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं किया तो उसमें क्या है, यहां पर सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से नीचे से उसको कर रहा हूं हीट। मैंने यहां से उसको हीट दी, हीट देने के कारण क्या होगा, यहां के मॉलिक्यूल तितर बितर होंगे, है कि नहीं, यहां पे वहां भागेंगे। ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है, अब क्या होगा, इसके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे लाइट होने लगेंगे, क्या हो जाएंगे, हल्के होना स्टार्ट होंगे। ठीक, वो आएंगे, नीचे के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर आना स्टार्ट करेंगे तो लिक्विड की सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, और हीट मिलेगी तो लिक्विड की सरफेस से वो ऊपर आएंगे और ये खाली स्पेस जो आपको दिख रही है यहां पे आके ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये अपन कब की बात कर रहे हैं, जब मेरा यहां पर लिड लगा हुआ हो, या फिर मैं बोलूं कि ये जो कंटेनर है ये पैक है, तब की ये बात चल रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, वेपर, बहुत सारे मॉलिक्यूल, लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल यहां पर आके जमा हो गए, इनको ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेपर। ठीक है, वेपर, VAPOR लिखना है तो लिख लो, या फिर OUR लिखना है तो लिख लो, वो ब्रिटिश और अमेरिकन वाला सीन है भाई। ठीक है, तो जो मर्जी, दोनों ही सही है।
ठीक है, इनको कहते हैं वेपर। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने हीट किया लिक्विड से बन गया गैस, ठीक है, जब मैंने हीट किया तो वो बन गया लिक्विड से बन गया गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं एवापोरेशन। बहुत सही, ठीक है, इसको बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, कब होती है? जब अपन इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट का सिंबल भी लगा दो भाई। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यहां के जो मॉलिक्यूल हैं, या फिर मैं बोलूं यहां पर जो वेपर बनी, अब क्या होगा? ये या तो आपस में टकराएगी, या तो कंटेनर पे टकराएगी, या तो इस लिड पे टकराएगी। ठीक है, टकराने के कारण इनके बीच में क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, एनर्जी लूज करेगा वो। ठीक, अब एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा भाई? ये जो वेपर है अब हो गई ठंडी। ठंडी हो जाने के बाद वो वापस कहां पे आएगी? यहां पर लिक्विड में वापस आ जाएगी। सही है। चलो अब बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। आप क्या कर रहे हैं? चाय को बना रहे हैं, चाय छोड़ो पानी उबाल रहे हो। ठीक है, एक पतीले के ऊपर आपने पानी को उबाला। ठीक है, ये रहा आपका एक छोटू सा पतीला, है ना, आपने यहां पर पानी उबाला। अब पानी क्या होगा? वो ऐसे 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 उड़ जाएगा। एक टाइम के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन अब आपने क्या किया ना, इसको क्लोज कर दिया, ऐसा क्लोज कर दिया। अब क्या होगा? यहां पे जैसे ही आपने हीट दी है, पानी उड़ेगा, इससे टकराएगा और वापस आ जाएगा। आपने देखा होगा जब आप ढक्कन हटाते हैं तो आपको यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल, मतलब पानी टाइप का दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है भाई? मैगी भी बनाई होगी ढक के, ठीक है, तो मैगी में भी ऊपर आपको क्या दिख जाता है? यहाँ पे पानी जम जाता है। ठीक है, उल्टे साइड पे ढक्कन के। तो वो क्या हो गया है? वहां पर जो गैस थी वो अब एनर्जी को लूज करके, हीट को लूज करके कूल डाउन हो गई है, उसको क्या बन गया है? और वो लिक्विड बन गया है। और गैस से लिक्विड बनने पर अपन क्या बोलते हैं? यहां पर इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोला जाता है। सही है ना? एकदम इजी चल रहे हैं, बहुत बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, एकदम छोटी क्लास में आप सभी ने ये सब चीज पढ़ के आए हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं? दो चीजें हो रही हैं। क्या क्या? एक तो एवापोरेशन हो रहा है, दूसरा कंडेंसेशन हो रहा है। तो ध्यान से सुनो, अब वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, लिक्विड उठी, वेपर बनी। अब ये जो वेपर है, ठीक है, अब ये जो वेपर है एक टाइम के बाद इस लिक्विड सरफेस पर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। क्लियर है? इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर लगाएगी, और वेपर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर ही होता है वेपर प्रेशर। आया ना समझ? ठीक है, अब ये कब होगा? ध्यान से सुनो, जब ऊपर जाने की और नीचे आने की दोनों के दोनों जो रेट हैं वो इक्वल हो जाएं, इक्विलिब्रियम अटेन कर लें। कहने का मतलब क्या है? ये वाला कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन और आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, तब जो वेपर प्रेशर लगाती है उसको अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर से सुनो, एक एग्जांपल से पतीला लिया, आपने ढक्कन लगा दिया वहां पर। ठीक है, अब जब जैसे आपने वहां पे गैस को चालू कर दिया, गैस ने हुआ, हीट दिया, मॉलिक्यूल ऊपर गए, खाली स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करी। एक टाइम के बाद इतने ज्यादा वेपर आ जाएंगे यहाँ पर, वहां पर चालू हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन में वो नीचे आने लगेंगे। अब जितनी प्रेशर ऊपर है, वेपर जितनी ऊपर है, वो वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगी उसको अपन वेपर प्रेशर बोलते हैं। इजी। अब वेपर तो आपको पता ही क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। क्लियर? अब ये कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो क्या होते हैं? जैसे कि आपका टेम्परेचर। बहुत इजी है यार ये वाला, तो देखो अपन ने क्या ही पढ़ा था, पीछे पढ़ा था ना। देखो, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, हीट कर रहे हो मतलब टेम्परेचर सही कर रहे होगे, तापमान दे ही रहे होगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर आपका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हो, आपका मतलब कि किसी भी सिस्टम का, आप खुद का नहीं है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा
तब ही आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, जितना कम टेम्परेचर उतना ही कम आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। भाई क्लियर है, समझ में आ गया। अब एकदम ही अलग कहानी है, ठीक है। ये जो है क्लॉसियस क्लॉपेसन यहां पे आपको इक्वेशन से समझाते हैं। क्या होता है, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV, ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.303 R, यहां पर फिर आएगा आपका 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। P2 क्या है, P2 है आपका, P2 है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, ठीक है। P1 क्या है, ये भी वेपर प्रेशर है बट एट टेम्परेचर T1, ओके। R भैया सबको पता होता है, ये क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ज्यादातर वैल्यू इसकी 8.314 ही है, ठीक है, या फिर 23 बाय आपको 25/3 करना हो, ठीक है, तो वही होगी आपकी, लगभग सेम ही आएगी। डेल्टा HV इज इक्वल टू क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन होती है जो आपको बताती है डेल्टा HV कुछ भी हो सकता है, क्लियर। यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो गिवन ही होती है। चलिए, तो ये होगा टेम्परेचर की बात, लेकिन एक चीज याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, टेम्परेचर में तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सीन अलग होता है भाई, ठीक है। देखो अब एग्जांपल बताता हूं आपको बहुत अच्छे से। अगर मैंने क्या करा हुआ है, दो लिक्विड हैं, ठीक, दो लिक्विड है मेरे पास, एक लिक्विड ये आपको दिख रहा है यही है, और एक और अपन बना लेते हैं लगभग इसकी ही सब सेम लीटर सेम वॉल्यूम, यही समझ लेना इसका, ठीक है, सेम ही है ये। यहां पर मैंने ये लिया हुआ है ए लिक्विड और ये लिया हुआ है बी लिक्विड, ठीक है, ये है मेरे, अब सोच लो, ठीक। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ए का, ये है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चलो, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि लिक्विड ए ज्यादा वेपर बनाएगा या लिक्विड बी ज्यादा वेपर बनाएगा? बहुत इजी सा है, बताओ क्या कौन ज्यादा बनाएगा? तो आपका सीधा आंसर रहेगा क्या, कि सर जो लिक्विड बी रहेगा, लिक्विड बी जो रहेगा ये क्या बनाएगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा इसका, ठीक है। वहीं पर लिक्विड जो ए रहेगा इसका क्या रहेगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, मिनिमम क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है। रीजन भाई, रीजन देखो, जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा आपका टेम्परेचर, तो ये वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो उतनी ही जल्दी कंडेंसेशन वाली आपकी क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी, और वही जो है वो प्रेशर लगाएगा लिक्विड के ऊपर, तो वेपर प्रेशर ही जल्दी बनाएगा। वहीं पे इसको 60 पे मिल रहा है, जब आपको 80 करना पड़ा, 80 डिग्री सेल्सियस तक जब आप पहुंचे, तब जाके इसने क्या किया, वेपर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो याद रखना, वेपर जो है वो ए की कम बनेगी और बी की ज्यादा बनेगी, ठीक है, ऐसे। तो बॉइलिंग पॉइंट का साथ क्या रिलेशन हो गया, जो वेपर प्रेशर है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको हल्का हल्का सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला तो ठीक है, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो अब एक और छोटू सा है, उसके बारे में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी फैक्टर ही है, ये मैंने आपको डेफिनेशन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। फैक्टर एक और कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर
ऑफ लिक्विड, ये है एक। इसका मतलब, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा कब कम होगा, आप मुझको बताओ। अगर मैं लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है, एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है ये ए लिक्विड है, ठीक है, पूरा का पूरा जो लिक्विड है, अब रेड पेन शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इससे लिख देता हूं, ए लिक्विड है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, ए बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है तो मान लो ये आपका H2O है, HOH, तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H फिर H और H, ऐसा होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा, ठीक है, आपस में बॉन्डिंग रहती है। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अगर यहां पर इस लिक्विड में ए बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है, तो क्या आप अगर इसको टेम्परेचर दोगे तो ये जल्दी से टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। तो याद रखना, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस उतना ही कम वेपर प्रेशर, उतना ही कम वेपर प्रेशर, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो ए बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो जो आपका वेपर है वो भी कम बनेगा, ठीक है। एग्जांपल से अपन ने H2O का लिया तो वो भी समझ लो, अगर HO और H है, ठीक है, फिर से क्या होगा, O यहां पर H और ये H होगा, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन दूसरा, जैसे कि आपका H और Cl, ठीक है, अब ले लो एक H और Cl, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है भाई, इनके बीच में या तो डायपोल मूवमेंट, क्या रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है, तो मैं लिख दूं, इनके बीच में होता है डायपोल इंटरेक्शन। अब मुझे कोई सिर्फ ये देख के बता दो, अगर मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे, बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सर हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है और डायपोल इंटरेक्शन वीक होता है, ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सही आंसर होगा, अगर HCl ज्यादा क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर बनाएगा वाटर के साथ, क्लियर है। तो ऐसे कंपेयर करने आपको बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका आ जाएगा H और F को लेके, ठीक है, H और Cl को लेके, H और Br को लेके, या फिर H और I को लेके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें कैसे कंपेयर करोगे, ये तो पूरी हैलोजन सीरीज आ गई, हैलोजन सीरीज में कैसे कंपेयर करते हैं अपन, इंटरेक्शन कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज्यादा क्या होते हैं, उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, और जितने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस उतना ही कम आपका वेपर प्रेशर, क्लियर है, ठीक है। तो इसको वेपर प्रेशर की टर्म में लिखिएगा कि वेपर प्रेशर डिवाइड बाय 1 अपॉन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, क्लियर है। तो ये बात किसकी हो गई, नेचर ऑफ लिक्विड की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें आप सभी को सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और कोलोरॉस लॉ आपको आने ही लगा होगा अच्छे से, ठीक है। तो बस इसी के साथ नोट्स को तैयार रखिएगा और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उनको एकदम स्ट्रांग रखिएगा। चलिए अब मिलता हूं मैं आपसे आने वाली वीडियो में, मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बैठ से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिए।